अयोध्या में राम पैदा हुए नहीं पैदा हुए इसका कोई सबूत नहीं है। जब हाई कोर्ट ने विश्व हिंदू परिषद के लोगों से पूछा क्या सबूत है, बोले हमारे पास कोई सबूत नहीं है, हमारी आस्था का सवाल है। लेकिन आप हर आदमी, किसी आदमी से पूछो राम कहाँ पैदा हुए, बोलेगा अयोध्या में पैदा हुए। सबूत कोई नहीं है, कहीं पर भी नहीं है, लेकिन झूठ का प्रचार बार 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 किया गया तो ये बात साबित हो गई, लोगों ने मान लिया कि राम अयोध्या में पैदा हुए। लेकिन अयोध्या साकेत थी और साकेत बुद्धिस्टों की नगरी थी। बुद्धिस्ट पिछड़े वर्ग के लोगों का गौरवशाली इतिहास है बुद्धिज्म का, एक जाति का नहीं है, ये पिछड़े वर्ग के लोगों का, और ये कहा जाए इस देश के मूल निवासियों का गौरवशाली इतिहास है बुद्धिज्म। सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य का जो इतिहास है, बुद्ध का जो इतिहास है, वो हमारा गौरवशाली इतिहास है, वो हमारे गौरवशाली इतिहास की नगरी है। इसे कितने लोग जानते हैं? और अगर जानते तो इसकी लड़ाई लड़ते, फिर मंदिर की लड़ाई नहीं लड़ते। तो जो हम जानने वाले लोग हैं, कहीं ना कहीं हमारी ही कमियां, खामियां, कमजोरियां हैं कि हम अपने समाज के लोगों को जो सच्चाई है वो बता नहीं पा रहे हैं, और बता भी पा रहे हैं तो हो सकता है हमारे तरीके में कोई गड़बड़ी हो तो हम मनवा नहीं पा रहे हैं। क्योंकि हमारा जो दुश्मन है वो गलत बातों का प्रचार कर रहा है, गलत को मनवा रहा है, और गलत को मानने से हमारा नुकसान हो रहा है, मगर फिर भी हमारे लोग मान रहे हैं। इसका मतलब कोई ना कोई हुनर उसके अंदर है, या वो काम ज्यादा कर रहा है, हम काम कम कर रहे हैं। कोई ना कोई तो बात है कि हम सही बात नहीं मनवा पा रहे हैं और वो गलत बात मनवा ले रहा है, और वो ऐसी बात हमसे मनवा ले रहा है जिससे हमारा ही नुकसान हो रहा है, हमारे लोगों से मनवा ले रहा है। तो इसलिए जो हम डॉक्टर लोग हैं, हमारी भूमिका थोड़ा ज़्यादा बढ़ जाती है, हमको इस पर सोचने और विचार करने की ज़रूरत है। तो ये जो बार 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 दिमाग जो खराब करने वाले लोग हैं, ये हमारे बीच में जा रहे हैं। जन्म से लेकर मरने के बाद तक तो जाना ही है, उसका तो ठेका ही लिया है। हमारे लोग बच्चा पैदा करने वाले को बड़ा काम समझते नहीं, बच्चा पैदा करना बड़ा काम है, लेकिन नाम रखना बड़ा काम है ये जरूर समझते हैं। तो बच्चा खुद पैदा कर लेते हैं, मगर नाम रखने के लिए पंडित जी के पास जाते, क्योंकि वो बड़ा काम है। हमारे लोगों की दृष्टि में पैदा करना बड़ा काम नहीं है, नाम रखना बड़ा काम। फिर वो पूछता है कौन से दिन पैदा हुआ, कहते बुधवार को पैदा हुआ, तो पंडित जी कहते हैं बुद्धू राम हो गया, नाम हो गया बुद्धू राम। अब बुद्धू राम जब चौराहे पर अपना नाम बताएगा तो उसका 56 इंच का जो सीना है वो 13.5 इंच का नाम बताते समय हो जाएगा। इतना ज्यादा मनोबल नाम की वजह से उसका गिर जाएगा, क्योंकि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत है। जिसका मनोबल गिरा हुआ है वो बगैर लड़े ही हार जाता है। जो मन से हार गया वो बगैर लड़े हार जाता है, और जो मन से जीता हुआ है वही जंगे मैदान में जीत सकता है। जो मन से हार गया वो पहले ही हार गया, उसके जीतने की कोई संभावना नहीं है। हमारा तो नाम रख के ही मनोबल गिरा देते, और वो मनोबल गिराने के लिए हम 101 रुपया, 501 रुपया, 1001 रुपया ऊपर से दे देते। तो ये जो 52%, 60% लोग हैं, ये मुंडी गिनने में 52%, 60%, ये दिमाग से आज तक 52-60 नहीं हुए। अगर दिमाग से 52%, 60% होते तो आजाद भारत में एक भी प्रधानमंत्री 5 साल के लिए इस 60% समाज से नहीं बना। कुछ लोग कहेंगे नहीं नरेंद्र मोदी तो बन गया, वो तो पिछड़े वर्ग का है। तो नरेंद्र मोदी तो जब मंडल लागू हो रहा था तो आडवाणी के रथ यात्रा का संचालन कर रहे थे। अगर नरेंद्र मोदी अपने को पिछड़ा मानते तो मंडल के विरोध में जो कमंडल चल रहा था उस आडवाणी के रथ यात्रा का संचालन तो नरेंद्र मोदी नहीं करते। लेकिन नरेंद्र मोदी की जाति को बाद में ओबीसी में डाला गया, नरेंद्र मोदी की जाति मंडल की लिस्ट में नहीं थी। तो नरेंद्र मोदी पिछड़े हैं ये मानना ठीक नहीं है, एक बात। दूसरी बात यह है कि अगर नरेंद्र मोदी पिछड़े हैं तो आप मूर्ख से मूर्ख आदमी को अगर कुल्हाड़ी दे दो और कहो कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारो, तो महामूर्ख आदमी भी कहेगा कि भाई मैं महामूर्ख जरूर हूं, ये बात सही है, मगर इतना भी मूर्ख नहीं हूं कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लूं, क्योंकि मुझे भी इतना पता है कि अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारूंगा तो मेरा ही पैर कटेगा। अब नरेंद्र मोदी तो देश के प्रधानमंत्री हैं,
उनको मूर्ख तो कहा नहीं जा सकता। जब महामूर्ख आदमी अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मार सकता तो नरेंद्र मोदी को मूर्ख कहा नहीं जा सकता, मगर नरेंद्र मोदी ओबीसी के पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अब अगर वो ओबीसी होते तो अपने पैर पर कुल्हाड़ी क्यों मारते, मगर मार रहे हैं ना। मद्रास हाई कोर्ट ने कहा जाति आधारित गिनती करो, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लगाया मोदी जी ने नहीं करेंगे। हाई कोर्ट के आदेश, अरे ओबीसी के प्रधानमंत्री है तो बहाना मिल गया ना भाई, हाई कोर्ट का आदेश है अब तो करें, लेकिन वो खुद हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में लगा रहा नहीं करें। 314 ओबीसी के बच्चे जो यूपीएससी का, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जाम पास किए थे, मतलब आईएएस की परीक्षा पास किए थे, उनकी नियुक्ति को क्रीमी लेयर के नाम पर रोक दिया। पिछड़े वर्ग के बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दिया। बजट में पिछड़े वर्ग को एक नया पैसा नहीं दिया। सबका साथ सबका विकास तो मोदी जी का ही नारा है ना। तो पिछड़े वर्ग के लोगों ने तो खूब साथ दिया। क्यों? कहा भाई हम तो पिछड़े वर्ग के हैं, फिर कहा चाय बेचने वाले हैं, फिर कहा नीच जाति के हैं इसलिए हमारा अपमान होता है। तो हमारे लोगों ने सोचा यार पिछड़ा भी है, चाय बेचने वाला मतलब गरीब है, अब नीच जाति का है इसका मतलब हमारा भी अपमान होता है, क्योंकि हमारे 80 साल के बुजुर्ग को ब्राह्मण का 10 साल का लड़का नाम लेके बुलाता है, और ब्राह्मण के 10 साल के लड़के को हमारा 80 साल का बुजुर्ग पाए लगता है। तो अपमान तो हमारा भी होता था। हमारे आदमी ने सोचा कि अपमान होता है, हमारा भी होता है, मोदी जी का भी होता है, तो इसका मतलब मोदी जी अपने आदमी हैं, इनको वोट देना चाहिए। और सबका साथ सबका विकास का नारा भी मोदी जी लगा रहे हैं। लेकिन हमारे लोग ये नहीं समझ पाए, देश में और दुनिया में सबसे बड़ा दार्शनिक और सबसे बड़ा विद्वान आदमी अगर किसी को माना जाता है वो तथागत बुद्ध को माना जाता है। अगर आप विदेश में यूरोप और अमेरिका चले जाइए तो यहाँ जिनके सामने पिछड़े वर्ग के लोग अगरबत्ती जलाते हैं ना, उनको कोई जानता नहीं है। दुनिया में भारत को लोग चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और बुद्ध के नाम से जानते हैं, क्योंकि जब हमारे लोगों का शासन था तब भारत अफगानिस्तान तक था, और तब नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसी यूनिवर्सिटियां थी, इसलिए भारत को विश्वगुरु कहा जाता है। और जो जीडीपी थी भारत की वो 33% थी, ऐसा अमर्त्य सेन का कहना है। आज कितने परसेंट है? उस समय 33% जीडीपी। तो इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता। तो ये तो हमारे पुरखों के समय में था। आज जिनके सामने अगरबत्ती जलाई जाती है उनको कोई जानता नहीं। तो बुद्ध दुनिया में सबसे विद्वान आदमी माने जाते हैं। लेकिन बुद्ध ने कहा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय। बुद्ध ने कहा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय नहीं कहा क्योंकि ये संभव नहीं है। इसी प्रकार से सबका साथ सबका विकास भी संभव नहीं है। क्यों? इसी समाज में चोर भी रहता है, इसी समाज में डकैत भी रहता है। तो चोर डकैत का साथ लोगे तो उसका विकास करोगे, जिसके घर चोरी हुई उसका क्या करोगे, जिसके घर डकैती हुई उसका क्या करोगे। तो मोदी जी ने साथ तो पिछड़े वर्ग का ले लिया, लेकिन हमारे विकास के लिए बजट में एक नया पैसा नहीं दिया। अब बगैर बजट के विकास होगा, ये तो अजीब बात है। अब विकास की परिभाषा देश में स्कूल कॉलेज नहीं रहे, विकास की परिभाषा देश में एम्प्लॉयमेंट नहीं रहा, रोजगार नहीं रहा, विकास की परिभाषा देश में हेल्थ सिस्टम नहीं रहा। कोरोना के समय में आपने देखा कि किडनी ही निकाल ले रहे हैं, इलाज का तो छोड़ो किडनी निकाल ले रहे हैं, ये स्थिति है। ग्रामीण इलाकों में अगर झोला छाप डॉक्टर नहीं होते, स्थिति तो वैसे बहुत बदतर हो गई थी, फिर कितनी बदतर होती इसका अनुमान नहीं लगाया जाता। लेकिन विकास का मतलब ये सारी चीजें नहीं रही, ग्रामीण लेवल तक हेल्थ सिस्टम पहुंचाए। हर आदमी जब विकास की बात करता बोलता हमने हाईवे बनवाए। अरे भाई, हाईवे पर कितने किसान चलते हैं? इस देश की जो 90-95% आबादी है उसको हाईवे से क्या लेना लादना। अरे उनकी तो औकात भी नहीं है हाईवे पर चलने की। इतना टोल टैक्स लगा दिया तुम लोगों ने। अगर गाड़ी खरीद लिया तो जितना डीजल नहीं डालेगा उससे ज्यादा टोल प्लाजा उसको देना पड़ेगा, तो कैसे चलेगा हाईवे पर। तो ये सबका साथ सबका विकास का नारा लगाकर हमारा साथ तो ले लिया,
विकास तो हमारा हो नहीं रहा। हमको नहीं दिया और 10% EWS ब्राह्मणों को बगैर मांगे दे दिया, तो विकास उनका हो रहा, हमारा तो हो नहीं रहा। किसानों का भी साथ लिया, अडानी अंबानी का भी साथ लिया। अब 3 कानून आ गए तो फायदा अडानी अंबानी को हो रहा है या किसानों को हो रहा है? तो हमारे लोगों का, नरेंद्र मोदी ने हमारे लोगों के पैर पर कुल्हाड़ी चलाने का काम किया। तो नरेंद्र मोदी ओबीसी है ऐसा मानना मेरी दृष्टि से सही नहीं। और थोड़ी देर के लिए अगर मान भी लिया जाए ओबीसी हैं, तो कैसे वाले ओबीसी हैं? आप लोग गांव के रहने वाले हैं, हम भी गांव के रहने वाले हैं। तो गांव में अब तो कुछ हमारे लोग प्रधान होने लगे, नहीं तो अक्सर एक भी घर हो तो पंडित जी होते थे या तो ठाकुर साहब होते थे। एक भी घर हो तो हो जाते थे। हमारे 100 घर हैं, 200 घर है, 500 घर है, अब नहीं हो पाते। तो जब वो हो जाते थे, लेकिन फिर रिजर्वेशन लागू हो गया, तो रिजर्वेशन में कभी कभी सीट रिजर्व हो जाती थी। तो जब सीट रिजर्व हो जाती है तो उनके घर में जो चारा डालने वाला आदमी है, उनका जो हल चलाने वाला आदमी है, उसका पर्चा पंडित जी भरवा देते हैं। और जब पंडित जी उसका पर्चा भरवा देते हैं तो वो चुनाव जीत जाता, पंडित जी के प्रभाव से, अपने प्रभाव से नहीं, पंडित जी के प्रभाव से चुनाव जीत जाता है। प्रधान कागज पर वो होता है, मगर एक्चुअल में प्रधान पंडित जी ही होते हैं, रिजर्व सीट पर भी। उसको कब बुलाते हैं? जब अंगूठा लगाना होता तभी उसको बुलाते हैं, इसके अलावा उसकी जरूरत नहीं पड़ती। तो जैसे गांव में ब्राह्मण प्रधान बना रहे हैं, वैसे देश में ब्राह्मणों ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बना लिया है। ये बात पिछड़े वर्ग के लोगों को समझने की जरूरत है। अभी कोरोना काल में बड़ा अफरा तफरी चली। कोई दिल्ली से पैदल चला आ रहा, कोई बंबई से पैदल चला आ रहा, कोई लुधियाना से पैदल चला आ रहा, कोई सूरत से पैदल चला आ रहा। इतनी बड़ी त्रासदी भारत के लोगों ने भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तब भी नहीं देखा था। जितनी बड़ी त्रासदी कोरोना काल में देखने को मिली पहली लहर में, जिसका प्रभाव लोगों के ऊपर कुछ नहीं था। पहली लहर का अगर बीमारी के तौर पर प्रभाव देखा जाए तो कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं था, लेकिन इतनी बड़ी त्रासदी एक गलत फैसले से, एक आदमी के गलत फैसले से। और वो आने वाले कौन लोग थे? हमारे ही लोग थे, 99%। इतनी बड़ी त्रासदी देख। अब दूसरी लहर में क्या स्थिति बनी आप लोग जानते हैं। ऑक्सीजन के बगैर लोग सड़कों पर मर रहे थे, और जो हॉस्पिटल में गए उनको दवा नहीं है। एक ही दवा सबके लिए है, आप किसी प्रकार का बीमारी लेकर के जाओ, वही दवा लिखी जा रही थी। और इसके बाद वो भी दवा नहीं मिल रही थी। मेडिकल स्टोर पर अगर जो ऑक्सीमीटर 500-700 का आता था ऑक्सीजन चेक करने के लिए, वो ऑक्सीमीटर 4000, 5000, 6000 तक लोगों ने खरीदा। तो जब ये सारी स्थिति गड़बड़ा गई और गंगा में लाशें बहने लगी, तो लखनऊ से लेकर दिल्ली तक बड़ी अफरा तफरी मच गई। कभी दिल्ली से BL संतोष को यूपी भेजा जाता था, कभी योगी जी को वहां बुला लिया जाता था, तो कभी योगी जी केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ पहुंच जाते थे। ये सारी स्थिति चल रही। तो अमर उजाला ने एक खबर छापी अभी, जब आउटलुक ने एक खबर छापी अभी जब मंत्रिमंडल का विस्तार। आउटलुक ने क्या खबर छापी? संकट टालने के लिए बढ़ाया गया कुनबा। किसके लिए? संकट टालने के लिए कुनबा बढ़ाया गया। तो संकट किसके ऊपर आया था? उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर, या देश की जनता के ऊपर, या जो सरकार चलाने वाले लोग हैं उनके ऊपर संकट आया था। क्यों? क्योंकि पंचायत चुनाव में जब रिजल्ट आया तो बीजेपी की प्रत्याशियों की पूरे उत्तर प्रदेश में बहुत जगह तो जमानत जब्त हो गई, ऐसी स्थिति थी। तो बहुत घबरा गए कि अब ये बैकवर्ड जिन्होंने 2017 में जिनका चेहरा दिखा करके केशव मौर्य का चेहरा दिखाया, फिर उप बनाकर चुप कर दिया, फिर इतने सांड उत्तर प्रदेश में छोड़ दिए कि अभी किसान सांडों से परेशान है। अनुप्रिया पटेल को मिनिस्टर नहीं बनाया, ओम प्रकाश राजभर भाई बाहर चले गए। तो जो जिन पिछड़ों की वजह से सरकार बनी थी 2017 में, तो बीजेपी को लगा ये पिछड़े तो भाग रहे, अब पिछड़े भाग रहे तो इनको रोकना पड़ेगा। तो रोकने के लिए जैसे कटिया में केचुआ लगाया जाता है, तो मछली केचुआ देख कर आती है, केवल कटिया हो तो मछली आ नहीं सकती है। वैसे ही केचुआ लगाया गया हमारे मंत्रियों को।
ज्यादातर को राज्य मंत्री बनाया गया, कुछ को कैबिनेट बनाया गया। तो जैसे नरेंद्र मोदी को हमारे हक अधिकार पर कुल्हाड़ी मारने के लिए बनाया गया, वैसे जिनको कैबिनेट बनाया गया उन्होंने भी कुल्हाड़ी मारा। जैसे धर्मेंद्र प्रधान भी ओबीसी हैं, जो शिक्षा मंत्री है। उन्होंने जब नीट की परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी किया तो ओबीसी का सेंट्रल कोटे से 27% आरक्षण गायब कर दिया। अब ओबीसी तो जश्न मनाने में लगा हुआ है कि उसके मंत्री बन गए, वो उस जश्न में लगा है। उधर 27% आरक्षण, टाइमिंग कितना बढ़िया होती है कि हम तो जश्न मनाने में लगे, हमारे तो मंत्री बन गए, और उधर 27% रिजर्वेशन आपका गायब हो गया। तो हमारे मंत्रियों को अधिकार हमें मिले इसके लिए नहीं बनाया जाता, हमारे अधिकार खत्म किए जाए इसके लिए हमारे लोगों को मंत्री बनाए। और हमारे मंत्रियों की कितनी पावर है। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो आप लोगों ने एक खबर सुनी होगी कि नृपेंद्र मिश्रा को नियम में संशोधन करके उनका सचिव बनाया गया, मोदी जी का। क्या जरूरत थी भाई, जब दूसरे सीनियर लोग थे तो नियम में संशोधन करके नृपेंद्र मिश्रा ही क्यों मोदी जी का सचिव बनेगा? इसलिए बनेगा कि नृपेंद्र मिश्रा आरएसएस का आदमी है। आरएसएस का आदमी जब सचिव बनेगा तो अगर कोई पिछड़े वर्ग का आदमी जरा सा अपने समाज के बारे में इधर उधर किया तो तुरंत रिपोर्टिंग आरएसएस को करेगा। और जैसे ही रिपोर्टिंग आरएसएस को होगी तो आरएसएस तुरंत नकेल कसेगी, अरे तुमको पिछड़े वर्ग की बात करने के लिए बनाया क्या मंत्री, हटाऊं क्या मंत्री पद से? तो वो चुप हो जाएगा। जो लोग पहले रिजर्वेशन की बात करते थे वो मंत्री बन जाते, फिर बोलना ही बंद कर देते हैं। समाज को इकट्ठा करने के लिए बात करते हैं और जब मंत्री बन जाते तो बोलना ही बंद कर देते हैं। क्योंकि आर्टिकल 19 में अब व्यक्ति की स्वतंत्रता है। हम बोल रहे हैं तो आर्टिकल 19 के तहत बोल रहे हैं, मौलिक अधिकार, और इसको सुप्रीम कोर्ट भी रोक नहीं सकता। कब तक? जब तक देश में इमरजेंसी ना लगे तब तक सुप्रीम कोर्ट भी इसको रोक नहीं सकता। लेकिन हमारे जो सांसद जाते हैं बीजेपी कांग्रेस से, या जिनको मंत्री बनाया जाता है, जिनको हम केवल बोलने के लिए ही पार्लियामेंट में भेजते हैं और विधानसभा में भेजते हैं, उनको मंत्री को सरकारी गाड़ी दिया जाता है, सरकारी आवास दिया जाता है, खाना बनाने के लिए पूरा स्टाफ दिया जाता है, सिक्योरिटी दिया जाता है, गेट खोलने गेट बंद करने के लिए स्टाफ दिया जाता है। मगर बोलने की जो आर्टिकल 19 की व्यक्ति की आज़ादी है उस पर पाबंदी लगा दिया जाता है। तो ये हमारे मंत्रियों की स्थिति। अभी जो राज्य मंत्री बने उनका क्या है? राज्य मंत्री में ही हमारे लोग खुश हैं, तो कैबिनेट बनाने की क्या जरूरत है? जब हल्दी दिखाने से ही लोग पीले हो जा रहे हैं तो लगाने की कौन सी जरूरत है? जिनको राज्य मंत्री बनाया इनको क्या है? राज्य मंत्रियों की कोई पावर है? तो कैबिनेट के ऊपर आश्रित होते हैं। अगर कैबिनेट कुछ दे देगा, चुरकुनाई तो चुरकुनाई कुछ दे देगा तो मिल जाएगी, नहीं देगा तो कुछ नहीं मिलेगी। अब इनका जो पीए बनेगा, जैसे नरेंद्र मोदी का सेक्रेटरी नृपेंद्र मिश्रा बना, वैसे जितने मंत्री बने हैं इनका जो पीए बनेगा वो आरएसएस का आदमी बनेगा। तो जब हमारे समाज का आदमी अपने ही मंत्री से मिलने जाएगा तो हमारा मंत्री नहीं मिलेगा, पहले पीए मिलेगा। पीए कौन है? आरएसएस का आदमी है। तो जब वो पीए मिलेगा, पीए की इच्छा होगी तो मिलवाएगा, नहीं इच्छा होगी तो नहीं मिलवाएगा। आप अपनी बात रखोगे, आपका मंत्री चाह कर भी दिल की बात आपसे नहीं कर सकता है, और करेगा तो ऊपर शिकायत हो जाए। तो ये मंत्री नहीं बनाए गए, गुलाम बनाए गए। हमारे लोगों को लगता मंत्री बनाए गए हैं, ये मंत्री नहीं बनाए गए हैं, ये गुलाम बनाए गए हैं। एक तरफ मंत्री बनाकर चेहरा दिखाया जा रहा और दूसरी तरफ हमारे अधिकार खत्म किए जा रहे। कल जब सत्र शुरू हुआ बड़ा हंगामा हो गया, और जब हंगामा हो गया तो मोदी जी ने क्या कहा पता है? कहा हम तो सोच रहे थे कि आज पिछड़े वर्ग के मंत्री बने हैं, किसानों के बेटे और दलितों के बेटे, तो इससे तो संसद बहुत खुश होगी और इनका स्वागत करेगी। मगर लगता है इन लोगों को अच्छा नहीं लगता कि पिछड़े लोग मंत्री बने, किसान के बेटे मंत्री बने, लगता है इनको अच्छा नहीं लगता। अरे मोदी जी, अच्छा तो तब लगेगा जब मंत्री बनाओगे, अधिकार दोगे। मंत्री तो बनाया नहीं, तुम तो खुद ही गुलाम हो, और जिनको मंत्री बनाया वो भी गुलाम हो गए। तो गुलाम हमारे लोग बन गए तो अच्छा कैसे लगेगा? मंत्री बने होते तो जरूर अच्छा लगता, क्योंकि मंत्री को अधिकार होता है। मगर मंत्री तो बनाया नहीं, गुलाम बनाया, गुलाम का नाम मंत्री रखा।
गुलाम बनाया, गुलाम का नाम मंत्री रखा, तो गुलाम का नाम मंत्री रखने से लोग कैसे खुश होंगे। तो साथियों, हम लोगों को समझने की जरूरत है कि एक तरफ चेहरा दिखाया जा रहा है और दूसरी तरफ सत्यानाश किया जा रहा है, और हमारे ही लोगों के माध्यम से सत्यानाश किया जा रहा है। एक बार जब जंगल कट रहा था तो जंगल के जो पेड़ थे वो कुल्हाड़ी को वोट दे रहे थे। जंगल के पेड़ कुल्हाड़ी को वोट दे रहे थे। क्यों वोट दे रहे थे? कि कुल्हाड़ी में जो बेंत लगा है वो हमारी बिरादरी का है। कुल्हाड़ी में जो बेंत लगा है वो हमारी बिरादरी का है, इसलिए जंगल के जो पेड़ थे वो कुल्हाड़ी को वोट दे रहे थे। अरे जब जंगल कट जाएगा तो बेंत की जरूरत रहेगी? जब तक जंगल है तब तक ना बेंत की जरूरत है। जंगल खत्म, बेंत की जरूरत खत्म, उसको भी निकाल कर फेंक दिया जाए। पहले हमारे लोगों को नहीं बनाया जाता था। जब जागृति बढ़ गई, हमारे लोगों में जज्बा पैदा हो गया, हमारा भी मंत्री होना चाहिए, हमारा भी मुख्यमंत्री होना चाहिए, हमारा भी प्रधानमंत्री होना चाहिए। उनको लगा अब इनका चेहरा दिखाए बगैर वोट नहीं मिलेगा, तब बनाने लगे आपको काटने के लिए। और जब आपके अधिकार खत्म हो जाएंगे, मंत्री बनाने की क्या जरूरत है? जब तक आपके अधिकार खत्म नहीं हो रहे हैं, खत्म करने के लिए वो लोग आपके लोगों को आगे करके आपका वोट लूटने का काम कर रहे हैं और मंत्री बनाने का काम कर रहे हैं, सांसद बनाने का। अभी कल की खबर है कि 4 जाति के लोग और बच गए हैं जो असंतुष्ट हैं, तो उनको राज्यसभा MLC बना दिया जाएगा, ऐसी खबर भी एक आई थी। तो मतलब ये अजीब बात है कि आप किसी को कोई अधिकार नहीं देना चाहते, सारा का सारा अधिकार खुद खाना चाहते हो और MLC दूसरे को बना रहे हो। अधिकार सारा खुद खाना चाहते हो। देश की विधायिका पर, कार्यपालिका पर, न्यायपालिका पर, मीडिया पर, जगह जमीन पर, हर जगह तो ब्राह्मण और ऊंची जाति के लोगों ने कब्जा किया है और हमारे लोगों का केवल चेहरा दिखाया जा रहा है। और हमारे जो पढ़े लिखे लोग हैं वो चेहरा देखकर खुश हैं, और जो और ज़्यादा कम पढ़े लिखे लोग हैं या जो और ज़्यादा ऐसे लोग हैं वो कैसे खुश हैं? उनको कहा जा रहा है कि एक मुसलमान 14 बच्चे पैदा कर रहे हैं, देश पर मुसलमानों का कब्जा हो जाएगा, सारे हिंदू इकट्ठा हो जाए। तो हम 60% कहाँ बचे? जब हिंदू की बात आ गई तब तो ये 60 जुड़ गया ब्राह्मण के पीछे, वो 60 हमारा और 3.5 वो हो गया 63.5, और कुछ शेड्यूल कास्ट के लोग जुड़ गए, कुछ आदिवासी लोग जुड़ गए, वो ज़्यादा हो गया। क्यों? अगर हम OBC बने रहे तो OBC का नेता OBC होगा, अगर हम शेड्यूल कास्ट बने तो शेड्यूल कास्ट का नेता शेड्यूल कास्ट होगा, अगर हम आदिवासी बने तो आदिवासी का नेता आदिवासी होगा। लेकिन जब हम हिंदू बनते हैं तो हिंदू का नेता ब्राह्मण हो जाता है, जो 3.5% ब्राह्मण जो अपने वोट से गांव में पंच और सरपंच का चुनाव नहीं जीत पाता, वो देश की पंचायत पर कब्जा करता है। तो लोग हमारे हैं मगर हमारे लोगों के दिमाग पर ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। इसलिए मैं कहता हूं कि दुनिया में 7 अजूबे हैं, लेकिन 8वें अजूबे हम खुद OBC समाज के लोग। क्यों? अरे लोकतंत्र में वोट का महत्व है, संख्या का महत्व है, संख्या हमारी ज़्यादा, हम कटोरा लिए खड़े हैं, हमें ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। तो इसलिए ये जो हम परिवर्तन यात्रा निकाल रहे हैं, इसका मकसद है कि देश में OBC का कोई राष्ट्रीय स्तर का मजबूत संगठन नहीं है जो OBC के मुद्दों के आधार पर लड़ाई लड़े। अगर हमको संख्या के अनुपात में हिस्सेदारी चाहिए, हमको अपनी गिनती कराना है, तो इसके लिए देश भर में हमको बड़ा संगठन बनाना होगा। क्योंकि परिवार में जब हिस्सा नहीं मिलता, गांव में पंचायत होती। अगर देश में हिस्सा न मिले तो पंचायत दिल्ली में करनी पड़ेगी। लेकिन जिनको हिस्सा नहीं मिल रहा, पहले उनको समझाना तो पड़ेगा कि हिस्सा नहीं मिल रहा है। तो समझाने के लिए उत्तर प्रदेश में यात्रा निकाल रहे हैं और आने वाले समय में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक यात्रा निकालेंगे। 60% OBC है, मोटा मोटी 70-75 करोड़ मान लीजिए, 60 ही करोड़ मान लीजिए, तो 60 करोड़ तो है ना कम से कम। 60 करोड़ में से 59 करोड़ को छोड़ दिए, केवल 1 करोड़ को तैयार कर लीजिए, और 1 करोड़ में से भी 50 लाख छोड़ दीजिए, केवल 50 लाख को तैयार करिए। कहाँ आने के लिए? दिल्ली आने के लिए। 50 लाख जब दिल्ली पहुँचेंगे तो दिल्ली में जगह नहीं बचेगी पैर रखने के लिए, क्योंकि दिल्ली में पहले से जगह नहीं।
तो 50 लाख जब दिल्ली में संसद घेरने पहुंचेंगे तो पूरे देश भर के ओबीसी को पता चल जाएगा कि हमें इस देश में हमारा हिस्सा नहीं मिल रहा है, तो हम मांगने वाले नहीं। जब ये पता चल जाएगा तो मांगने वाले नहीं, देने वाले हो जाएंगे, और देने वाले हो जाएंगे तो हम तो किसान हैं भाई। किसान किसी के हक पर कब्जा करता नहीं। हम लोग जब फसल बेचते हैं पहले तौल कर देते हैं, ऊपर से एक्स्ट्रा भी देते हैं। क्यों? डर बनी रहती कहीं कम तो नहीं दे दिया, थोड़ा और दे दो भाई, किसी को कम नहीं देना चाहिए। तो किसान लोग तौलने के बाद भी थोड़ा ज़्यादा फसल देते हैं। तो हम लोग तो किसान हैं, हमें किसी के अधिकार पर कब्जा नहीं करना है। लेकिन अब हम पिछड़े वर्ग के लोग ये भी तय करेंगे कि हमारे हक अधिकार पर कोई कब्जा करके ना रखे। जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। ये लड़ाई अब इस देश में होगी, और इस देश में जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो इस लड़ाई को अब लड़ेंगे, इस लड़ाई में शामिल हो। केवल पिछड़ा वर्ग ही अधिकार वंचित नहीं है, शेड्यूल कास्ट को मिल गया है कागज पर, लेकिन पूरा ही नहीं कर रहे। आदिवासी को कागज पर मिला है मगर भर्ती ही नहीं हो रही है। तो ये जो अधिकार वंचित लोग हैं, मुसलमानों की हालत सच्चर कमीशन ने कहा कि अनुसूचित जाति से ज़्यादा खराब हो। इसका मतलब है ये जो लोग हैं, अगर इन सबको मिला दिया जाए अधिकार वंचित लोगों को, तो ये आबादी 90% हो जाती है, बहुत बड़ी आबादी है। और इस आबादी का कोई आदमी 5 साल के लिए प्रधानमंत्री नहीं बना लोकतंत्र में 74 साल। तो इसलिए ये लड़ाई बहुत ज़रूरी है। बार बार समय की पर्ची हमको दिखाई जा रही है, तो बहुत ज़्यादा बात नहीं करना चाहते। आखिरी बात कहकर अपनी बात समाप्त करें। अभी जो नीट में हमारे लोगों के साथ धोखाधड़ी चल रही है, इसके विरोध में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने पूरे देश भर में 550 जिलों में आंदोलन घोषित किया है। आज 20 तारीख है, तो आज ही पूरे देश भर में ज्ञापन सौंपा गया जिलाधिकारी के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी। हम लोग भी सुबह कानपुर में जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन सौंपने के बाद यहाँ आए। तो इसी प्रकार से फिर 26 तारीख को पूरे देश भर में धरना प्रदर्शन होगा 550 जिला मुख्यालयों पर 31 राज्यों। और फिर 3 अगस्त को रैली निकलेगी शहरों में, उसमें 200 लोग, 500 लोग, 1000 लोग, 2000 लोग, जहाँ जैसी तैयारी होगी। जब शहर में रैली निकलेगी तो पूरे शहर के लोगों को पता चलेगा कि नीट में रिजर्वेशन ओबीसी को नहीं मिला। तो रैली निकालने के बाद फिर जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया जाएगा राष्ट्रपति को देने के लिए। और अगर इससे बात नहीं बनी तो सारे जितने भी सांसद हैं, जितने भी पिछड़े वर्ग की पार्टी चलाने वाले पार्टी प्रमुख हैं, जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमारे प्रधानमंत्री भी अपने को ओबीसी कहते हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, सबको चिट्ठी लिख करके ये लागू हो इसकी बात की जाए। इतने से भी बात नहीं बनी तो एक बार 13 पॉइंट रोस्टर लागू किया गया था, 200 पॉइंट रोस्टर को ख़त्म करके। तो हम लोगों ने, बहुत सारे देश भर के संगठनों ने मिल करके भारत बंद किया और नरेंद्र मोदी को झुकना पड़ा और फिर से 13 पॉइंट रोस्टर को ख़त्म करके 200 पॉइंट रोस्टर लागू करना पड़ा था। तो वो भी तैयारी चल रही है। अगर इन सबसे बात नहीं बनी तो आने वाले समय में बहुत बड़ा भारत बंद किया जाएगा। किसी भी स्थिति में जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है उसको अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा इसीलिए मैदान है क्योंकि ओबीसी के राष्ट्रीय स्तर पर आवाज़ उठाने वाला कोई संगठन नहीं था। हम इलेक्शन की लड़ाई के लिए नहीं आए, हम जनरेशन की लड़ाई के लिए आए हैं। जो हमारी आने वाली नस्लें हैं उनको हक अधिकार मिलना चाहिए, उसके लिए ये लड़ाई है। क्योंकि मोदी जी ने कहा देश नहीं बिकने दूंगा, मगर देश के अंदर ऐसा कुछ बचने नहीं दूंगा कि पता चले ये देश का है। सब जब तक अडानी अंबानी को सौंप नहीं दूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। तो सारी जितनी कंपनियां हैं, जितने डिपार्टमेंट हैं, वो सब बेच रहे हैं और हम लोग आरक्षण की लड़ाई लड़ रहे हैं। आरक्षण सरकारी में है, प्राइवेट में है नहीं। वो सारा प्राइवेट कर रहे हैं, फिर कागज में हम आरक्षण लिए घूमेंगे और वो सारा अपना काम कर लेंगे। तो इसलिए बहुत सारी बातें हैं, मगर समय का अभाव है। बहुत सारी बातें ना कहते हुए केवल इतनी बात कहना चाहता हूँ कि जिन लोगों को ये बात समझ में आती है, ये समय है उनको अपनी भूमिका सीरियसली निभाना पड़ेगा। केवल दोष देने से बात नहीं बनेगी, किसी को दोष नहीं देना है। हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं वो भूमिका हमको निभाना है। 5-10 साल का समय है, नहीं तो हमारी आने वाली जनरेशन गुलाम हो जाएगी। अभी हमारे पास थोड़ा संसाधन भी है, कुछ नौकरियां भी हैं, कुछ पैसे भी हैं, कुछ ज़मीनें भी हैं, कुछ व्यवसाय भी।
आने वाले 5-10 साल में जिस तरीके से काम हो रहा ये सब खत्म हो जाएगा, फिर हम लड़ने लायक नहीं रहेंगे। अभी लड़ने लायक हैं तो अभी हमको लड़ लेना चाहिए और अपने बच्चों का भविष्य सुनिश्चित कर लेना चाहिए। इतनी ही बात कहते हुए आप सभी लोगों ने मुझे बहुत ध्यानपूर्वक धैर्यपूर्वक सुना और हमारी यात्रा का स्वागत और समर्थन किया, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और जब 26 तारीख को धरना होगा कानपुर में तो आप लोगों को भी उस धरने में शामिल